Hello everyone, welcome to my channel Chemistry by Gupta sir. Today we will discuss about the MCQ based question paper of chemistry subject of BSc 5th semester HNB Garhwal University with its complete solution. Let's start. Question number 1. इस पेपर में जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था व्हाट इज द वेवलेंथ रेंज फॉर यूवी स्पेक्ट्रम। आप नीचे देख सकते हैं, नीचे साथ साथ क्वेश्चन आपके चलते रहेंगे। व्हाट इज द वेवलेंथ रेंज फॉर यूवी स्पेक्ट्रम। इसमें चार ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन ए 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ऑप्शन बी 700 टू 1 mm, 700 नैनोमीटर टू 1 mm, ऑप्शन 3 0.01 nm टू 10 nm, 0.01 nm टू 10 nm, और ऑप्शन डी 10 nm टू 400 nm। तो क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज द वेवलेंथ रेंज फॉर यूवी स्पेक्ट्रम। तो जैसा कि हम जानते हैं यूवी स्पेक्ट्रम की जो रेंज होती है वो 10 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर होती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया है डी। और अगर इस क्वेश्चन में वो यूवी की जगह विजिबल पूछ लेता तब हमारा क्या ऑप्शन होता, तब यूवी रेंज होती है नियरली 400 टू 700। तो विजिबल के लिए इस क्वेश्चन का जवाब होना था 400 टू 700 नैनोमीटर। तो इस तरीके से आप ये भी ध्यान रखिएगा, यानी कि उस वक्त क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाता ए अगर यहां पर इस क्वेश्चन में यूवी की जगह, यूवी स्पेक्ट्रम की जगह अगर विजिबल स्पेक्ट्रम पूछा होता तब ऑप्शन होता हमारा ए। ये मैं आगे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो उनको भी साथ साथ डिस्कस करता चलूंगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया है। तो क्वेश्चन 1 का ऑप्शन हमारा है डी। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे दिया हुआ है भाई, एक डायग्राम दिया है फ्लेम फोटोमीटर का और क्वेश्चन दिया है गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ फ्लेम फोटोमीटर एमिशन फोटोमीटर, आइडेंटिफाई द अनमार्क्ड कंपोनेंट। जो अनमार्क्ड कंपोनेंट है, देखिए यूवी स्पेक्ट्रो जो आपका फ्लेम फोटोमीटर होता है उसका छोटा सा एक डायग्राम, मैं रफ डायग्राम बना देता हूं, उसमें हम देखते हैं किस तरीके से होता है। बेसिकली जो ये क्वेश्चन पूछा गया है उसमें डायग्राम कुछ ऐसे बना है, सैंपल, फिर यहां पे फ्यूल और थर्ड है ऑक्सीजन। यहां ऊपर दिया हुआ है फ्लेम और नेक्स्ट फर्दर कंपोनेंट। आपसे क्वेश्चन मार्क ये कंपोनेंट क्या है इस तरीके से पूछा हुआ है, ठीक है ना, कि जो फ्लेम फोटोमीटर है उसमें, फ्लेम एमिशन फोटोमीटर में ये कंपोनेंट क्या है, और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है फिल्टर, ऑप्शन बी है एटोमाइजर, और ऑप्शन सी है प्रेशर रेगुलेटर, और ऑप्शन डी है बर्नर। अब आपको इसमें थोड़ा सा इसके डायग्राम को प्रॉपर्ली, इंस्ट्रूमेंटेशन को अगर आपने देखा हो, ठीक है, ये मेरे वेबसाइट पर भी मेरे नोट्स जो यूनिट नोट्स अवेलेबल हैं उसमें ये डायग्राम बना हुआ है, आप वहां से भी ये नोट्स डाउनलोड करके इस तरह से आप देख सकते थे। जो ये सैंपल, फ्यूल और ऑक्सीजन होता है, बेसिकली यहां पर ऑप्शन होना चाहिए था मिक्सिंग चैम्बर। ये तो यहां पे दिया हुआ नहीं है, तो यहां पर ये क्या, एटोमाइजर, ठीक है ना। फ्लेम फोटोमीटर में क्या होता है, जो आपका सैंपल आता है और फ्यूल आता है, ठीक है, यहां पर फ्लेम पे जाने से पहले हाई प्रेशर पे उसको क्या कर देते हैं, नेबुलाइजर के थ्रू वो छोटे छोटे जो प्रेशर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तो यहां पर जो फिलहाल अभी ऑप्शन है इसमें एटोमाइजर, जहां पे वो फ्लेम, बेसिकली यहां पे एक बर्नर का भी ऑप्शन हो सकता था, ठीक है ना,
यहां पर, लेकिन इस वक्त इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है हमारा एटोमाइजर, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि यहां पर एटोमाइजर में क्या है, एटोमाइजर में क्या है, जो ट्रांसफर ऑफ फ्यूल है वो आपका क्या वेपर स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है एट हाई टेम्परेचर, ठीक है जी। तो ये आपका यहां पे ऑप्शन क्या हो गया है, एटोमाइजर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन है बी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अगर क्वेश्चन नंबर 3 में आप चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है इन सिंपल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इन सिंपल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल यूज रेडिएशन सोर्स। तो रेडिएशन सोर्स आपका बेसिकली इसको AAS एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है ना, आपका जो सोर्स होता है, लाइट सोर्स जो होगा वो क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है टंगस्टन लैंप, ऑप्शन बी है आपका हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप, ऑप्शन सी है हॉलो कैथोड लैंप, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं AAS में, ठीक है ना, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो आपका जो सोर्स यूज किया जाता है वो क्या किया जाता है, हॉलो कैथोड लैंप यूज किए जाते हैं। और हॉलो कैथोड लैंप की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि भाई जो जिस सैंपल का आप करने जा रहे हैं उसी का ही ये आपका कैथोड लैंप बना होता है। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी। इस तरीके से अगली बार ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है कि भाई जिस सैंपल को हम कर रहे हैं उसके लिए कौन सा कैथोड यूज किया जाएगा, उसी एलिमेंट का हम लोग कैथोड यूज करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन हो गया इसमें इस वक्त। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन है वो आपका होता है सी, ठीक है। अब हम बात चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट द वैलिडिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। विच वन इज द, अगर आप नीचे आपका साथ साथ चलता रहेगा, विच वन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, अबाउट द वैलिडिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वैलिडिटी लॉ के लिए, ठीक है ना। पहला है कांस्टेंट टेम्परेचर, ऑप्शन बी दिया हुआ नो टू लिक्विड्स आर म्यूचुअली इमिसिबल, नो टू लिक्विड्स आर म्यूचुअली इमिसिबल, ठीक है। और ऑप्शन सी क्या दे रखा है, यहां पर ऑप्शन सी है एग्जिस्टेंस ऑफ डिसिमिलर स्पीशीज इन 2 phases। Existence of 2 dissimilar samples in 2 phases। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। अब भाई क्वेश्चन क्या था, विच वन इज इनकरेक्ट। ध्यान रखिएगा, इन मैक्सिमम इस तरह के क्वेश्चन जब इनकरेक्ट पूछा जाता है तो बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है ना। विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की जो बेसिक डेफिनेशन अगर वो आती है तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब पता है। नर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉ है, नर्स ने जो दिया था, नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूजुअली क्या बताता है, गवर्निंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट बिटवीन 2 नॉन मिसिबल एटम्स। मतलब क्या बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट बिटवीन 2 नॉन मिसिबल एटम। और इसमें क्या लिखा है, नो टू लिक्विड्स आर म्यूचुअली इमिसिबल। बिल्कुल सही है,
ठीक है। यहां पे क्या, नो टू लिक्विड्स आर म्यूचुअली इमिसिबल की दोनों क्या होने चाहिए, इमिसिबल नहीं होने चाहिए। और क्वेश्चन क्या, अब डेफिनेशन क्या कहती है, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, गवर्निंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट बिटवीन टू नॉन मिसिबल सॉल्वेंट्स, नॉन मिसिबल सॉल्वेंट, नॉन मिसिबल सॉल्वेंट। और यहां क्या, नो टू लिक्विड्स आर म्यूचुअली इमिसिबल, इमिसिबल नहीं होने चाहिए दोनों के दोनों। और हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, सॉल्यूट बिटवीन टू नॉन मिसिबल या टू इमिसिबल सॉल्यूट। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें बी ऑप्शन गलत हो गया। और टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है, यानी कि आपका इनकरेक्ट, ये तो करेक्ट है आपका, एग्जिस्टेंट टू डिसिमल फेज सैंपल इन टू फेजेस, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आपका यहां पर बी ऑप्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे सबसे अच्छा लगा, मैं इसको वापस इंपॉर्टेंट करता हूं, ये दोबारा पूछा जा सकता है। इनकरेक्ट क्वेश्चन था, नो टू लिक्विड्स आर म्यूचुअली इमिसिबल, इस पे आप फोकस करना। और डेफिनेशन मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की। नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ गवर्निंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट बिटवीन टू नॉन मिसिबल सॉल्वेंट्स, ठीक है ना। तो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका करेक्ट ऑप्शन हो गया है बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा आसान है अगर आप लोगों ने इसके इंस्ट्रूमेंटेशन पे बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट, फिर से नॉट अ कंपोनेंट, जो नहीं है, ऑफ द एमिशन सिस्टम इन फ्लेम फोटोमीटर, जो फ्लेम फोटोमीटर के एमिशन सिस्टम में कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। इसमें क्या दे रखे हैं ऑप्शन, बर्नर, ऑप्शन बी है एटोमाइजर, ऑप्शन सी है फ्यूल गैसेस, फ्यूल गैसेस एंड देयर रेगुलेटर, एंड ऑप्शन डी है चॉपर। तो अगर हमने लास्ट वाले डायग्राम में भी देखा है, जो फ्लेम उसमें बर्नर भी होता है, एटोमाइजर भी होता है, फ्यूल गैसेस भी होती हैं, फ्यूल और रेगुलेटर भी उसमें होता है जो मिक्सिंग चैम्बर में होता है उससे पहले, ठीक है ना। तो हमारा ये ऑप्शन डी यानी चॉपर का यहां कोई काम नहीं है, ठीक है ना। चॉपर यूजुअली कहां पे किया जाता है, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम क्या करते हैं उसको। तो यहां पर बेसिकली क्या है, इसने पूछा नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द एमिशन सिस्टम, एमिशन सिस्टम इन फ्लेम, जब मतलब फ्यूल आपका बर्नर के थ्रू जाता है उस वक्त चॉपर वहां पर नहीं आता है, ठीक है ना। वहां मिक्सिंग चैम्बर होता है, फ्यूल चैम्बर होता है, ठीक है ना, गैस चैम्बर होता है, आपका एटोमाइजर होता है, लेकिन वहां पर चॉपर नहीं होता। तो ऑप्शन डी यहां पर क्या हो गया है, गलत हो गया है, नॉट अ कंपोनेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, थर्मल एनालिसिस इज डिफाइंड एज, थर्मल एनालिसिस इज डिफाइंड एज। भाई थर्मल एनालिसिस की अगर डेफिनेशन आपको आती होगी तो इस ऑप्शन, मुझे इसमें चारों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे तो केवल डेफिनेशन सुनानी है। थर्मल एनालिसिस की डेफिनेशन, थर्मल एनालिसिस का एग्जांपल आप लोग करते हैं क्या, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, हीट के थ्रू जब एनालिसिस करते हैं तो वो आपका थर्मल एनालिसिस कहलाता है। तो थर्मल एनालिसिस इज अ टेक्निक यूज्ड टू एनालाइज द टाइम एंड टेम्परेचर एट विच फिजिकल चेंजेस, ठीक है ना, अकर, ठीक है ना। जब किसी एक सॉल्यूट को हीट किया जाता है या किसी सब्सटेंस को हीट किया जाता है तो जो उसमें फिजिकल चेंजेस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड टेम्परेचर, वो जब स्टडी किया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, थर्मल एनालिसिस कहलाता है, ठीक है ना। फिजिकल चेंजेस अकर व्हेन अ सॉल्यूट इज हीटेड, ठीक है जी। ये आपका थर्मल एनालिसिस की बेसिक डेफिनेशन है और बिल्कुल सेम डेफिनेशन कहां पे दी हुई है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी क्या कहता है, मैं वापस आपको पढ़ के सुनाता हूं, ठीक है ना। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मैं दोबारा से बोलता हूं, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो इसका ऑप्शन सी हो गया है, यही थर्मल एनालिसिस की बेसिक डेफिनेशन है। बाकी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि सी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। अब हम बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, आपका क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड, व्हाट इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप दोबारा पढ़ लीजिए, व्हाट इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन डिग्री सेल्सियस। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के लिए क्वेश्चन नंबर ये है आपका 7th, कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन के लिए क्या टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आप कई बार पढ़ चुके हैं। इसके लिए जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या कहती है, अबव 840, अबव मैं लिख देता हूँ, अबव 840 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जो हमारे पास ऑप्शन मिले हुए हैं वो आपके ऑप्शंस क्या क्या मिले हुए हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है 200, ऑप्शन बी दिया हुआ है 500 एंड ऑप्शन सी दिया हुआ है 900 एंड ऑप्शन डी 1200। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सबसे ज्यादा किसके करीब मिल रहा है, सी, ऑप्शन सी, यानी कि 900, क्योंकि इसमें अबव 840 सबसे नियरेस्ट क्या है 900 है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया है क्वेश्चन नंबर 7 का, आपका क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया है सी, 900 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच पॉलीमर इज oftenly used for matrix material in affinity chromatography, which polymer is used for matrix material in affinity chromatography, सॉरी, ठीक है ना, क्रोमेटोग्राफी। तो इसके लिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, एगारोज, ऑप्शन बी सेल्यूलोज, ऑप्शन सी डेक्सट्रोज एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए जो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है, इसके लिए बेसिकली जो इसमें बाइंडर यूज किया जाता है, मैट्रिक्स मटेरियल यूज किया जाता है, वो होता है एगारोज। अब आप कहेंगे सर एगारोज क्या है, ये एक पॉलीसैकेराइड है, आप लिख सकते हो उस चीज को, ठीक है ना। ये क्या है, इट इज अ पॉलीसैकेराइड, इट इज अ केमिकली इट इज अ पॉलीसैकेराइड एंड ऑब्टेन कहां से मिलता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेड सी वीड। ये कहां से एक्सट्रैक्टेड किया जाता है, सॉरी, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेड सी वीड, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेड सी वीड्स, ठीक है ना, वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, पॉलीसैकेराइड से। एगारोज जो आपका क्या है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में यूज किया जाता है। अच्छा, यह क्वेश्चन नंबर 8 के साथ साथ सेम भाई, जो ये क्वेश्चन 8 है कि एफिनिटी फोटो क्रोमेटोग्राफी पे, इसी पर बेस्ड आपका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसी पेपर में क्वेश्चन नंबर 11, वो भी हम साथ साथ देखिए। हम क्वेश्चन नंबर 11 चेक कर लेते हैं क्योंकि वो बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन पे बेस्ड था। विच क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, आप यहां पे आपके सामने स्लाइड पे चलता रहेगा। विच क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक डिपेंड्स ऑन द हाईली स्पेसिफिक इंटरेक्शन बिटवीन पेयर्स ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स सच एज एंजाइम सबस्ट्रेट। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये बेसिकली डेफिनेशन दे रखी है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। ऑप्शन बी एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन सी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और जेल, और डी है जेल क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना। तो आपके इसमें जो बेसिक डेफिनेशन है, विच क्रोमेटोग्राफी टेक्निक डिपेंड्स ऑन द हाईली स्पेसिफिक इंटरेक्शन बिटवीन द पेयर्स ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल सच एज एंजाइम सबस्ट्रेट, जो वहां पे हमने अभी पढ़ा, इसीलिए साथ साथ पढ़ लेते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो गया, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, वो क्या है, ए। अब वापस अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके सामने है वो बड़ा सिंपल सा है, वो बहुत ही बार पूछा गया। फिंगरप्रिंट रीजन इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिंगरप्रिंट रीजन पूछा हुआ है। भाई देखिए इसमें इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फिंगरप्रिंट रीजन इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें 200 सेंटीमीटर इनवर्स टू 400 सेंटीमीटर इनवर्स। ऑप्शन बी दिया हुआ है 700 सेंटीमीटर इनवर्स टू 1500। और ऑप्शन सी दिया हुआ है 1500 टू 2000। हाँ, हमें तो देखिए पता है कि जो फिंगरप्रिंट रीजन है वो एक्चुअल कहां से कहां स्टार्ट होता है, वो 400 सेंटीमीटर इनवर्स टू 1500 होता है। एक्चुअल इसका क्या ऑप्शन आंसर है, 400 सेंटीमीटर इनवर्स टू 1500 सेंटीमीटर इनवर्स। तो जब हमें पता है करेक्ट आंसर क्या है, 400 सेंटीमीटर इनवर्स टू 1500 सेंटीमीटर इनवर्स, और गिवन ऑप्शन में इस रेंज में लाई कौन कर रहा है, इस रेंज में लाई कर रहा है ऑप्शन बी, 700 सेंटीमीटर इनवर्स टू 1500 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमें करेक्ट आंसर मिल गया है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, फिंगरप्रिंट रीजन इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी 700 सेंटीमीटर इनवर्स टू 1500 सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि इसमें 400 से कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया है बी ऑप्शन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। बहुत ही आसान पेपर है, अगर इसको सही तरह से थॉरोली आपने पढ़ रखा है तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 10, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर इवेल्युएटेड बाय। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर इवेल्युएटेड बाय, बस इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। वो आपको बेसिकली मैं कहता हूं जो आपको करेक्ट आंसर के साथ साथ आपको सारे अगर पता हो तो इससे बढ़िया कुछ बात ही नहीं हो सकती। जैसा पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है इल्कोविक इक्वेशन। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इल्कोविक इक्वेशन। ऑप्शन बी दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन। ऑप्शन सी दिया हुआ है स्टोक इक्वेशन, स्टोक्स इक्वेशन। और ऑप्शन डी दिया हुआ है ओम्स लॉ। अब देखिए भैया एक एक चीज आप देख लीजिए। ओम्स लॉ तो आप लोगों को पता है, ओम्स लॉ किसके लिए यूज किया था, V इक्वल्स टू IR, ठीक है ना। ओम्स लॉ किसके लिए यूज करते हैं, करंट बिटवीन 2 पोल्स कह सकते हो ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। ये तो भैया ओम्स लॉ कहता है आपका, तो ये तो आपका इसका आंसर नहीं है। नर्स आपका क्या है, सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल की इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, जो ऑक्सीडाइज हो चुका प्रोडक्ट साइड में आया है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, सॉरी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन कौन सी है जो सेल पोटेंशियल निकालने काम आती है, नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर तो हमें पता लग गया बी, लेकिन मैं साथ में आपसे ये भी चाहता हूं कि आपको स्टोक रिएक्शन के बारे में भी पता हो, आपको इल्कोविक रिएक्शन के बारे में भी पता हो। तो जो इल्कोविक रिएक्शन है, ठीक है ना, ये पोलरोग्राफी में यूज की जाती है, यूज्ड इन, लिख लीजिएगा इसको, इट इज यूज्ड इन पोलरोग्राफी। अब भैया ये किस लिए यूज की जाती है, ठीक है ना, ये किस चीज को, डिफ्यूजन करंट एंड द कंसंट्रेशन में रिलेशन निकालने के लिए की जाती है। रिलेशन बिटवीन द इल्कोविक इक्वेशन क्या बताता है, रिलेशन बिटवीन द डिफ्यूजन करंट एंड द कंसंट्रेशन, ID डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, कहां पर, पोलरोग्राफी में, डिफ्यूजन करंट, ठीक है जी। ये आपका क्या हो गया, इल्कोविक इक्वेशन होगी। सेकंड ऑप्शन था आपका ये स्टोक इक्वेशन। स्टोक इक्वेशन हमें क्या बताता है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना, दैट डिस्क्राइब्स द फ्लो ऑफ
इनकम्प्रेसिबल लिक्विड्स, जो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड्स हैं उनके फ्लो के लिए यूज करी जाती है। ठीक है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉरी स्टोक इक्वेशन, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और भैया ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, नर्स्ट इक्वेशन है, मैंने लिख दिया, जो सेल पोटेंशियल को निकालने के लिए की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बी। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन है बी। और क्वेश्चन 11 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सीधे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है कंडक्टिविटी सेल आर मेड अप ऑफ, कंडक्टिविटी सेल्स आर मेड अप ऑफ। तो इसके लिए देखिए, ये आपको कंडक्टिविटी सेल का स्ट्रक्चर अगर आप देख लेंगे बड़ा आसान है। उसमें 2 पैरेलल शीट्स ऑफ प्लेटिनम यूज करी जाती है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो गया? बी। बी क्या दिया हुआ था? 2 पैरेलल शीट्स ऑफ प्लेटिनम, 2 पैरेलल शीट्स ऑफ प्लेटिनम। वैसे इसमें ऑप्शन ए दे रखा था 2 सिल्वर रॉड, ठीक है। ऑप्शन सी दिया हुआ था ग्लास मेम्ब्रेन ऑफ सिल्वर, ग्लास मेम्ब्रेन ऑफ सिल्वर। और नीचे डी ऑप्शन दिया हुआ था ये सिल्वर एंड AgCl। और ऑप्शन डी दिया हुआ था इसमें टिन और टिन ऑक्साइड। ठीक है, तो हमें इसको पता है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 2 पैरेलल शीट्स ऑफ प्लेटिनम। ठीक है ना, तो जो कंडक्टिविटी सेल में यूज किया जाता है उसका क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया है वो हो गया है बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज कॉज्ड बाय पुअर कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज कॉज्ड बाय द पुअर कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो ये सिस्टमेटिक एरर का बेसिक डेफिनेशन है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है आपका रैंडम एरर, ऑप्शन बी है ग्रॉस एरर, और ऑप्शन सी है सिस्टमैटिक एरर, और ऑप्शन डी है प्रिसीजन एरर। तो हमें करेक्ट ऑप्शन पहले ही मिल चुका है। सिस्टमैटिक एरर वो होता है जिसमें पुअर कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट की वजह से क्रिएट होती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब इज यूज्ड इन। क्वेश्चन नंबर 14 इज फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब इज यूज्ड इन। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब कहाँ पर यूज़ करी जाती है? ये आपको मैं स्पेक्ट्रो, जब आप मेरे उस पर मेरी वेबसाइट पे www.chemistry/gupta सर पे अगर आप जाएंगे, वहाँ पर BSc सेक्शन में, BSc कोर्सेज में आपको मेरे नोट्स सब मिल जाएंगे, BSc 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर के। उसमें मैंने पूरा डिटेल में दिया हुआ है सारे आपके जो डिटेक्टर्स हैं। तो ये विजुअल UV विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स यूज़ करी जाती हैं। ठीक है ना, तो जो इसमें ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ही दे रखा है विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है ना, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये यानी पहला ऑप्शन ही हमें मिल गया है। फिर इसके अलावा हमें जो दूसरे ऑप्शन NMR में इस तरह का कुछ यूज ही नहीं होता है। ठीक है ना, आपका ऑप्शन सी है कंडक्टोमेट्रिटाइजेशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, तो हमें जरूरत नहीं है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन मिल गया है विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन हो गया है ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका दिया हुआ है बियर-लैम्बर्ट लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। बियर-लैम्बर्ट लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें तो इसकी डेफिनेशन अगर आपको आती है, बियर-लैम्बर्ट लॉ क्या बताता है? जो इंटेंसिटी में डिक्रीज होता है जब हम किसी सैंपल में से, ये इंसिडेंट रेडिएशन है, इसकी इंटेंसिटी I0 थी,
और जो आपकी पास हो गई उसकी आई है। तो जो चेंज आया इंटेंसिटी में, जो चेंज आया है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? डिक्रीज इन द इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द मीडियम एज वेल एज पाथ लेंथ, जो ये x और जो पाथ लेंथ है, पाथ लेंथ और इसकी कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है रिफ्लेक्टेड रेडिएशन एंड कंसंट्रेशन। रिफ्लेक्टेड रेडिएशन थोड़ी होगा, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन से क्या रिलेशन का मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, जो चेंज आया है हमें उसकी बात करनी है। दूसरा है स्कैटर्ड रेडिएशन, स्कैटर्ड भी जो बिखर गया हमें तो करना जितना चेंज आया, यानी कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन एंड कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। ऑप्शन सी है एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड कंसंट्रेशन। ऑप्शन सी दे रखा है एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड कंसंट्रेशन। तो हमें करेक्ट आंसर मिल गया है ऑप्शन सी। और ऑप्शन डी भी पढ़ देता हूं, एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। तो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन से हमारा यहां कोई लेना देना नहीं होता है। कोई आपने इंसिडेंट जो लाइट आई और जितनी पास ऑन हो गई, तो ये जितना बचा हुआ आपका मतलब जो उसने एब्जॉर्ब किया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द मीडियम एज वेल एज पाथ लेंथ। ये लैम्बर्ट बियर लॉ है। ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया है सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, Which of the following is the source used in UV visible spectrophotometer? भाई UV visible spectrophotometer में सोर्स क्या यूज किया जाता है? ड्यूटेरियम आर्क लैंप यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन बी इसमें क्लियर कट साफ साफ लिखा हुआ है ड्यूटेरियम आर्क लैंप। तो इसमें ऑप्शन क्या हो गया है? ऑप्शन बी। ठीक है, बाकी फर्स्ट है नर्स्ट ग्लोअर, सी है ग्लोबर, डी है निक्रोम वायर, ये इसमें यूज़ नहीं किए जाते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा। यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो सोर्स होता है वो ड्यूटेरियम आर्क लैंप होता है। इसके अलावा और भी सोर्स होते हैं, वो सारे वेबसाइट पे मेरे नोट्स में पड़े हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू पैक कॉलम इन एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी? नॉट यूज्ड। ठीक है ना, जो इसमें यूज नहीं किया जाता। इसके 4 ऑप्शन है। ए कार्बन, बी सिलिका जेल, कार्बन भी यूज किया जाता है। ठीक है ना, जो कॉलम बनता है उसके अंदर कार्बन की लेयर होती है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और डी एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो बिल्कुल इसमें क्लियर कट हमें आंसर दिखाई दे रहा है। 3 तो एड्सॉर्प्शन, कार्बन, सिलिका जेल, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो यूज नहीं किया जाता? KOH। ठीक है, KOH कभी भी इसमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो पैकिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, कॉलम बनाए जाते हैं उसमें सिलिका भरा जाता है। ठीक है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड भरा जाता है, चारकोल भरा जाता है। ठीक है ना, कार्बन। ठीक है, तो वो आपके एड्सॉर्प्शन का काम करते हैं। KOH की सरफेस एड्सॉर्प्शन नहीं करती है। ठीक है, तो इसका जो, क्योंकि इसमें नॉट पूछा था, नॉट यूज्ड, तो नॉट यूज्ड क्या हो गया है? KOH। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये आपके यहाँ पर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चंस हैं, क्योंकि 35 क्वेश्चन आए थे, नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट अपने वीडियो लेक्चर में आपको डिस्कस करूँगा। और इनकी जो क्वेश्चन पेपर है और विद उसकी आंसर की, वो मेरी वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना।